हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एचटेट पीजीटी फिजिक्स का जो 2024 का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। कल एक लेक्चर किया था जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एचटेट का जो लेवल है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक ठाक पेपर आता है यहाँ पर। आईआईटी जो जेई है उसके मेंस तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो सॉल्यूशंस आपको लंबे लंबे देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग एचटेट पीजीटी लेवल 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो ढंग की प्रिपरेशन रखना, अपनी अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर करते रहना, तभी ये पेपर टूटेगा। अदरवाइज फिर निकालना इसको मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग दूसरे पीजीटी एग्जाम्स की या लेक्चरर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर या फिर एचपीआरसीए का सीबीएसई पीजीटी का जो है स्कूल्स में जॉब का, उसका जो एग्जाम होने वाला है 18 जून को, यूपी जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, तो उन एग्जाम्स में भी ये सिलेबस है। तो ये जो क्वेश्चंस है वहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है एक इंडक्टेंस है L और रेजिस्टेंस है R, सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी जिसकी ईएमएफ है E। मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम रेट बताना है जिसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आरएल सीरीज सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो करंट ग्रोथ इन आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट के अंदर करंट ग्रोथ की वैल्यू निकाल लें तो ये बनती है हमारे पास E अपॉन आर और 1 माइनस E माइनस आर एल आर टी अपॉन एल, है ना, आर टी अपॉन एल। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट का। और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर निकालनी है हमें रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड। तो रेट ऑफ एनर्जी जो है वो बनेगी du अपॉन डी टी। तो du अपॉन डी टी का मतलब हो गया ये 2L I di अपॉन डी टी, और ये 2 रहेगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा Li di अपॉन डी टी, Li di अपॉन डी टी। अब हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं di अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ से आप निकाल लो di अपॉन डी टी की वैल्यू। तो यहाँ से आप करो di अपॉन डी टी, di अपॉन डी टी। di अपॉन डी टी करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस E अपॉन आर, फिर ये E पावर माइनस आर टी अपॉन एल एज इट इज रहेगा, और माइनस आगे आएगा तो बाहर ये प्लस का हो जाएगा। तो ये पूरा उतरेगा R अपॉन एल, है ना, R अपॉन एल पूरा का पूरा आएगा, और यहाँ से T का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ R से R कटेगा तो हमारे पास di अपॉन डी टी की वैल्यू बचेगी E अपॉन एल। ये वैल्यू क्या बचेगी, ये बचेगी E अपॉन एल और E पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये वैल्यू हमारे पास आ गई di अपॉन डी टी की। ये di अपॉन डी टी की वैल्यू हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो du अपॉन डी टी, एल एज इट इज, आई की ये वाली वैल्यू रख दो। तो आई की ये वाली वैल्यू रखोगे तो E अपॉन आर, और ये 1 माइनस E माइनस आर टी अपॉन एल, ये रख दिया, और di अपॉन डी टी की ये वाली वैल्यू, तो E अपॉन एल और E माइनस आर टी अपॉन एल। तो सिंप्लीफाई करो, L से L कट गया, तो यहाँ बन गया E स्क्वायर अपॉन आर, और E स्क्वायर अपॉन आर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस E पावर माइनस आर टी अपॉन एल और E पावर माइनस आर टी अपॉन एल, E पावर माइनस आर टी अपॉन एल। हमें वो कंडीशन बतानी है जहाँ पर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि जो E पावर माइनस आर टी अपॉन एल है वो x के बराबर है। तो लेट, वो सिंप्लीफाई करने के लिए मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट E पावर माइनस आर टी अपॉन एल ये बराबर है x के। ऐसा करने से क्या होगा, ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने लिख लिया du अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये हो गया E अपॉन आर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, और ये हो गया x, और ये हो गया
ई स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है, ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको डिफरेंशिएट कर दो खाली, तो हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस, इसको x माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है, तो ये बनेगा 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, यानी कि e पावर माइनस आर टी अपॉन एल जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट कर दो, तो मैक्सिमम जो रेट ऑफ एनर्जी है डी यू अपॉन डी टी की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से हम डी यू अपॉन डी टी की कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम, तो ये तो रहेगा ई स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर x है तो x की जगह कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो उसकी जगह कितना हो जाएगा 1/4, तो बचेगा कितना 4, 1/4, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r, जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तगड़ा सा क्वेश्चन था भाई ये, IIT में आया हुआ होगा, पक्की बात है ये। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर, एक आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। फॉर अ टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी रेस्पेक्टिवली। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो यूज करो, तो फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, m जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, f0 अपॉन एफ ई, और m की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 100, और फोकल लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, तो f0 कितना हो गया, ये हो गया 100 इंटू एफ ई, तो 100 और एफ ई की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 25, कितना आंसर आ जाएगा 250 सॉरी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो कौन से ऑप्शन कट हो गए यहाँ, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कट हो गए, तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी, यूजफुल डायमीटर, तो यूजफुल डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो यूजफुल डायमीटर के फॉर्म में लिखोगे तो m इक्वल्स टू डी ओ अपॉन डी ई, तो डी ओ कितना हो जाएगा m इंटू डी, तो m की वैल्यू कितनी है 100 है, और डी ई की वैल्यू कितनी है 2 mm है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 mm, और 200 mm जो है उसको सेंटीमीटर में बदल लो तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला फॉर्मूला, तो ये दोनों टेलीस्कोप के फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट, द वोल्टेज सप्लाइड टू अ सर्किट इज गिवन बाय, तो वोल्टेज सप्लाई जो है वो है V इक्वल्स टू V0 T पावर 3/2, ये वोल्टेज सप्लाई है, वेयर T इज टाइम इन सेकेंड्स, द RMS वैल्यू फॉर द पीरियड T इक्वल्स टू 0 टू T इक्वल्स टू 1, तो VRMS का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो मीन स्क्वायर स्पीड का रूट, तो ये रूट लगा दिया, और यहाँ पर मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालोगे, V स्क्वायर डी टी, एक टाइम पीरियड में निकालनी है t, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। अब यहाँ पर जो t है वो कितना दे रखा है 1 सेकेंड, 0 से 1, तो जो लिमिट जाएगी वो 0 से कहाँ जाएगी 1 तक जाएगी, और जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1 हो गया, और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा V0 स्क्वायर और t क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर की, तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दे, तो यहाँ अंडर रूट, ये यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा 0 से, और ये 1 हो जाएगा, और ये जो t है, ये t की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 1 हो गई, टाइम पीरियड जो है 1 हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा V0 स्क्वायर टी क्यूब, V0 स्क्वायर टी क्यूब, और ये dt, तो यहाँ V0 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा V0, और ये रहेगा 0 से 1, और ये हो जाएगा टी क्यूब और dt, तो टी क्यूब dt का करोगे तो t पावर 4 क्या बनेगा, ये बनेगा V0, और ये बनेगा t पावर 4 अपॉन 4, और जो लिमिट रहेगी वो 0 से 1, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा V0/2,
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा V0/2। नेक्स्ट, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ एन एक्सेप्टर लेवल ऑफ 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्सेप्टर लेवल की वैल्यू है 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच कैन क्रिएट अ होल। तो E इक्वल्स टू होता है hc/λ। तो लैम्बडा जो है वो हो जाएगा hc/E। लैम्बडा कितना हो जाएगा hc/E, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर h की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻⁻34 और c जो है उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन E जो है उसकी वैल्यू 57 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लो भाई इसको। तो यहाँ पर ये 6.634 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 57 और डिवाइड बाय 1.6, तो आंसर तो इसका 2 पॉइंट के आसपास आएगा, 2.1, और फिर यहाँ से माइनस करो तो ये बनेगा 0.218, एक तो ये रह गया इनटू यहाँ 34 है, ये ऊपर जाएगा और ये 13 हो गया है ना, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 + 8 21, तो 34 - 21, तो ये हो गया 13। तो यहाँ से इसको हमें सॉल्व करना है, 6 यहाँ से आ गया, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना, 2.18। यहाँ से बना, 1 मिनट रुकना, ये बनेगा 10⁻⁻34 और 19 6 13, 13 + 8 21, 34 है, तो ये बना 10⁻⁻13 और 10⁻⁻13 2 से डिवाइड करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻14। कहीं गड़बड़ है क्या? तो ये -5 मीटर कहाँ से आ रहा है भाई? -5 तो इसमें कैसे भी नहीं आ रहा। आंसर तो इन दोनों में से एक है। अब ये हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो, तो आप एक बार देख लेना है इसको। शायद मैं कैलकुलेशन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 19 6 13 माइनस का 13 और 8 ये हो गया 21, फिर भी ये बचेगा। हो सकता है कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, है ना। आंसर ये बनेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ये आंसर बनेगा। और अगर इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में बनाना है या नैनो में बनाना है, तो नैनो में बनाएंगे तो नैनो में ऐसे बना सकते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻5 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर में होना चाहिए, ये यूनिट गलत होगी, ये यूनिट गलत होगी, हाँ ये नैनोमीटर में होना चाहिए, हाँ नैनोमीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट, द अप्लाइड इनपुट AC पावर टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वाट, द DC पावर आउटपुट इज 40 वाट, द पावर एफिशिएंसी इज। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास DC आउटपुट अपॉन AC इनपुट इंटू 100, ये रेक्टिफायर के लिए होता है ना, रेक्टिफायर के लिए। तो अप्लाइड AC इनपुट जो है वो 100 का है और DC है वो 40 की है, तो ये आ गया 40/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 40%। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज 1.0 इंटू 10⁻4 जूल पर टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू, तो ये कितनी दी हुई है, 10⁻4 दिया हुआ है जूल पर टेस्ला। विच इज़ फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन, जो हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। अ हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, वो दी है कितनी, 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड का मतलब है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, पैरेलल टू द फील्ड का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री, θ1 से कहाँ तक ला रहे हैं, θ2 की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा,
और जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ से ये बनेगा एम बी और ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो m की वैल्यू है 10 पावर 4 और b जो है उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। कॉस थीटा 1 यानी कि कॉस 0 डिग्री और कॉस थीटा 2 यानी कि कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा 10 पावर माइनस 1 इंटू 4 और ये बनेगा 1 माइनस 1/2। तो ये बनेगा 2 इंटू 0 10 पावर माइनस 1, तो आंसर आएगा 0.2। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 9 वोल्ट स्टेबलाइज्ड voltage supply is required to run a car stereo system from the car 12 वोल्ट बैटरी। कार की जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। जीना डायोड की जो वोल्टेज है वो है 9 वोल्ट का और मैक्सिमम जो पावर है वो 0.27 का है। इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 450 ओमेगा द डायोड करंट इज। डायोड करंट मतलब जीनर करंट निकालनी है। तो जीनर करंट जो हमें निकालनी है तो वो जीनर करंट हम कैसे निकालेंगे? जो पावर हमें दी है उसमें जीनर वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। तो पावर हमें दी है 0.27 वाट और इसमें जीनर वोल्टेज कितनी है? 9। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03। क्या आंसर आ जाएगा? 0.03 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट a sample of Si silicon is doped with 10 power 16 phosphorus atoms per centimeter cube. The value of Hall coefficient is, तो Hall coefficient का फॉर्मूला होता है -1/Ne। ये डिपेंड करता है कि आपके पास होल है या इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर से डोपिंग की जा रही है, तो इसलिए क्या ले लिया मैंने? माइनस ले लिया। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 पावर 16 है। 10 पावर 16, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो -1/10 पावर 16। E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 10 E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये वैल्यू रख दी। तो यहाँ से RH की वैल्यू 10 पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 पावर 3, ये 16 है यहाँ पे प्लस का, और ये कितना हो गया है? ये हो गया 10 पावर -19। तो यहाँ बचा 10 पावर -3, ऊपर जाके +3 हो गया अपॉन 1.6। तो यहाँ पर 10 को डिवाइड करो, 10 डिवाइड बाय 1.6, तो ये बनेगा 6.25। ये बनेगा 6.25 इंटू 10 पावर 2 का कितना? ये बनेगा 625 बनेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 625 माइनस का। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 625 किसका? माइनस का। नेक्स्ट, a particle is moving 3 times as fast as an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of an electron is 1.813 into 10 power -4. The particle is तो de Broglie wavelength लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, इसको आप लिख सकते हो h/mv। यहाँ पर बोला है पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वेवलेंथ कंपेयर करनी है पार्टिकल की, तो लैम्बडा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन और P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल। P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ H से H कट जाएगा, तो यहाँ होगा मास ऑफ पार्टिकल और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल और ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है 3 टाइम्स फास्टर है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 3 गुना ज़्यादा है और रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.813। तो ये है 1.813 इंटू 10 पावर -4 और ये me/mp और यहाँ पर क्या हो गया? ve/ ये हो गया 3ve। तो ये कट गया क्योंकि गिवन है यहाँ पर। क्या गिवन है यहाँ पर? गिवन ये है कि vp इक्वल्स टू कितना है? 3ve। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3 टाइम्स है, तो यहाँ ये p है p। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? me/mp। तो me/mp कितना आएगा? ये
1.813 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.813 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बना 5.439। तो 5.439 इंटू 10⁻⁻4। अब मास ऑफ पार्टिकल निकाल लो। तो मास ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.31 इंटू 10⁻⁻31, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5.39 इंटू 10⁻⁻4 से। तो 9.31 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5.439 से, तो हमारे पास 1.71 क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। एक बार वापस डिवाइड कर लेता हूँ, 9.31 को डिवाइड कर रहे हैं 5.4 से, तो 1.7 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो 1.7, और यहाँ पर ये आएगा 27 है ना। तो ये जो है हमारे पास मास किसके अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये किसका मास के अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर, आई नॉट जो है उसकी वैल्यू दी है 32, पासेस थ्रू 3 पोलराइजर्स P1, फिर P2 और फिर P3, और ये है आई नॉट। तो यहाँ आएगा I1। तो I1 कितना होता है? वो होता है I0/2। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? 16। फिर यहाँ निकालना है मैं I2, और यहाँ आएगा I3। उसके बाद बोला है 3 पोलराइजर सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। तो ट्रांसमिशन एक्सिस फर्स्ट और लास्ट के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, I3 जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो I3 की जो वैल्यू दी हुई है वो 3 दी हुई है। द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट 2 पोलराइजर्स इज, तो I2 जो है वो कितना बनेगा? वो बनेगा I1 और cos स्क्वायर थीटा, ये I2 की वैल्यू होगी। गिवन है कि फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर, फर्स्ट और थर्ड के ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में जो एंगल होगा, तो एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 - थीटा। तो I3 की जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो लिखोगे आप I2 और cos स्क्वायर 90 - थीटा, और cos स्क्वायर 90 - थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो I3 इक्वल्स टू I2, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब I2 की वैल्यू डाल दो, तो I2 की वैल्यू है I1 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने I1 की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली? 4। तो I3 इक्वल्स टू 16, तो 16 और cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 4 को अंदर ले जाओ, 4 को अंदर ले जाओगे तो 4 2 साइन थीटा और cos थीटा और इसका स्क्वायर, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना लिया। तो I3 इक्वल्स टू 4, और ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। I3 की वैल्यू कितनी रखनी है? 3, तो यहाँ 3 रख दिया। तो 3 इक्वल्स टू 4, और ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई √3/2। तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 60 डिग्री। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 30। नेक्स्ट, if the potential energy of a harmonic oscillator of mass 2 kg in its equilibrium position is 5 जूल, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है? 5 जूल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। एंड टोटल एनर्जी जो है वो दी हुई है 9 जूल, है ना। टोटल एनर्जी 9 जूल दी हुई है। तो टोटल एनर्जी जो है वो सम होती है किसका? वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 9 - 5, और किसके इक्वल आ जाएगी? 4 जूल के इक्वल आ जाएगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, जब एम्पलीट्यूड 1 मीटर हो जाता है तो पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर हमें बताना है। तो यहाँ से हाफ mv² इक्वल्स टू हो गया 4 जूल। तो m जो है m वो कितना है? 2, तो ये हो जाएगा v² इक्वल्स टू 4। तो v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर गिवन है मास,
तो मास जो है वो 2 दिया हुआ है। अब फॉर एसएचएम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ही हो गई, और ओमेगा मतलब 2π/2 हो गया। टाइम पीरियड निकालना है, और एम्पलीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हो गया। तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू है वो आ गई पाई, और पाई मतलब कितना, 3.14। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम आ गया वो आ गया 3.14, जो कि ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लगाएंगे तो ये बनेगा T माइनस TS 40 to 36, और सराउंडिंग का कितना है, 16। तो T माइनस TS इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास T0 माइनस TS और e पावर माइनस KT। तो 40 से 36 है ना, 40 से कहाँ आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 40 से 36, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 36। लास्ट टेम्परेचर कितना है, 36, और ये सराउंडिंग का कितना है, 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है, 40 और माइनस 16, और कितने मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में। तो e पावर k इंटू 5, ये 5k लिख दो 5k। तो 36 माइनस 16, ये कितना बना, 20, और 40 माइनस 16 ये कितना बना, 24। तो ये हो गया e पावर माइनस 5k। तो ये हो गया 5 चौक 20, 4 5 और 5/6 e पावर माइनस 5k। तो यहाँ से आप इसका एंटी लॉग लेके लिखो, या लॉग ले लो पहले। तो ये बनेगा -5k इक्वल्स टू ln 5/6, और 5k इक्वल्स टू ln 6/5। ln 6/5, ये 5k की वैल्यू आ गई, और k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 ln 6/5, ये k की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लाना है तो टेम्परेचर जो टाइम है वो कितना लगेगा। तो करना क्या है, यहाँ पर t की जगह 32 कर दो। तो ये 32 माइनस 16 इक्वल्स टू 40 माइनस 16 e पावर माइनस KT1 कर लो इसको। तो ये हो जाएगा कितना, 32 माइनस 16 32 माइनस 16, ये हो जाएगा हमारे पास 22, है ना, 12 में से 6 8 सॉरी 6। तो ये हमारे पास हो गया 30 16 32 नहीं 16 बच गए ना, 16। तो ये हो गया 16 और 40 16 कितना है, 24, ये 24 हो गया इक्वल्स टू e पावर माइनस KT1। तो काटो इसको 4 से, तो 4 और 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 हो गया e पावर माइनस KT1। तो यहाँ से KT1 हो जाएगा ln 3/2। अब ln 3/2, तो यहाँ से अब वैल्यू रख दो आप, किसकी वैल्यू रख दो, k की। तो k की वैल्यू रखोगे तो कितनी, 1/5 ln 6/5 T1 और ln 3/2। तो सॉल्व करो, आपको वैल्यू चाहिए T1 की, तो 5 ऊपर चला जाएगा, और ये ln 3/2 अपॉन ln 6/5, ln 3/2 अपॉन ln 6/5। तो log 1 ln 3/2 ना, ln 3/2, इसको डिवाइड करना है किससे, ln 6/5 से, ln 6/5 से डिवाइड करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से टाइम आ गया हमारे पास T1 इक्वल्स टू 11.1 मिनट, 11.1 मिनट टाइम आ गया हमारे पास। तो हमें पूछा है टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू बिकम 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 डिग्री सेंटीग्रेड कितने में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है, और 32 कितने में आएगा,
11 में, तो रिमेनिंग जो टाइम बचेगा, तो टाइम जो हमारे पास चाहिएगा, 5 तो पहले ही हो चुके हैं, तो 11.1 माइनस 5 कर दो तो कितना आएगा, 6.1 मिनट आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.1 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा, 6.1 मिनट। नेक्स्ट, द ओपन पैराशूट ऑफ अ पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन a negative acceleration besides the acceleration by gravity, where b acceleration beside the acceleration by gravity, ये वैल्यू दे रखी है acceleration by gravity की, b की वैल्यू दे रखी है his constant final velocity will be, open parachute of parachutist experience due to air friction a negative acceleration besides the acceleration by gravity। तो टर्मिनल वेलोसिटी वाली कंडीशन लगाएंगे यहां पर, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा बी वी स्क्वायर। तो यहां से वी टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन बी, और जी की वैल्यू होगी 9.8 और बी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 49 का कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिखते हैं रो एल अपॉन ए से, जो कि हम वैसे भी लिखते हैं रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है किसके साथ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। हमें क्या लिखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो पहला है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। तो पहला इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पहला हो गया, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। दूसरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, सही लिखा हुआ है ना। तो दूसरा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सही है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सही लिखा हुआ है। फिर तीसरा है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सही लिखा हुआ है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, it is directly proportional to the concentration of the electrolyte। it is inversely proportional होता है, it is inversely proportional to electrolyte concentration, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है, तो इसमें दो आंसर गलत है, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर अ सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम पीरियड आर मेजर्ड विद +-2% एंड +-3% एरर्स रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीज। तो जी की जो वैल्यू होती है सिंपल पेंडुलम के लिए 4πr² L/T², है ना, याद होगी ये वैल्यू, तो टी से निकाल लो। ये वाली वैल्यू होती है ना टी, टाइम पीरियड वाली वैल्यू 2π, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T² 4π² L/G, तो T = 2π √L/G, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही फॉर्मूला से जी की वैल्यू बना रहे। तो यहाँ से हमें एरर निकालना है, तो ΔG/G = कितना हो जाएगा, ये ΔL/L और फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ΔT/T। तो ΔL/L
जो है वो है 2%, और जो टाइम है वो कितना है 3%, तो 2 × 3 हो गया, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 8%। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8% आ गया। नेक्स्ट, ये आ गया ये 8। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। बिल्कुल सही है, पहला सही लिखा हुआ है। दूसरा है द वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नहीं, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, केवल A ट्रू है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।